फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 6 के गणित की पाठ्य पुस्तक से इकाई 3 पूर्णांक का अभ्यास 3C। आज अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। देखिए, योग का तत्समक अवयव आपको इसके पहले भी बताया जा चुका है। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है क्योंकि किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए तो पुनः वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे यदि 5 में शून्य को और जोड़ दें, 5 + 0, तो हमको क्या मिलेगा? 5। 6 में 0 जोड़ दें तो 6, -3 में 0 जोड़ दें तो -3। क्योंकि किसी संख्या में शून्य को जोड़ देने से वही संख्या हमें पुनः प्राप्त हो जाती है, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, पूर्णांकों का योग एवं अंतर। कैसे पूर्णांकों को जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, इसके लिए हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विधि बताते हैं। इसे आप समझ लीजिए, कहीं भी कैलकुलेशन करने में, गणना करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे पूर्णांकों का योग एवं अंतर, इसे समझने से पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। जैसे ऋण में, अगर कहीं ऋण है तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन आएगा। धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा। ऋण में अगर धन का गुणा हो तो ऋण आएगा। धन में अगर धन का गुणा हो तो धन आएगा। इसमें एक चीज समझ लीजिए, जब समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह का गुणा होगा तो धन आएगा, और विपरीत का जब होगा तो ऋण। जैसे ये देखिए, ये दोनों विपरीत चिन्ह, ऋण गुणे धन, धन गुणे ऋण, तो ये ऋण ही आ रहा है। लेकिन यहां देखिए, ऋण गुणे ऋण तो धन, और धन गुणे धन तो धन, ये हो गई। और फिर समझिए, जब पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना है, तो जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है +5 -3। जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे +5 में से -3 घटाइए, तो पहले आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऋण गुणे ऋण, ऋण गुणे ऋण, ये धन हो जाएगा, तो हो गया धन 3, 5 3 8, आसान हो गया। अब देखिए, जैसे कहीं ऐसे लिख दिया गया -13 + 5, और आपसे कहा गया इसका मान बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें ये समान चिन्ह के हैं कि विपरीत चिन्ह के हैं। जैसे 13 के आगे माइनस है और 5 के आगे प्लस है, तो मतलब ये विपरीत चिन्ह के हैं। तो जब विपरीत चिन्ह रहेगा, देखिए दूसरा नियम समझ लीजिए, विपरीत चिन्ह तो क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक। और समान चिन्ह होने पे क्या करना है, आपको जोड़ना है, ठीक। विपरीत चिन्ह तो क्या करना है, घटाना है, और समान चिन्ह होने पे जोड़ना है। और इसी समय और समझ लीजिए, जब आप ये चीज कर लेंगे तो फिर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, ठीक, चिन्ह लगाना है। ये याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहां समझ लीजिए, -13 + 5 विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह है तो घटाना है। आसानी से आप 13 में से 5 घटा लीजिए तो आ जाएगा आपका 8, ठीक। अब चूंकि यहां फिर है बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना, 13 बड़ा है कि 5, यहां 13 बड़ा है, तो 13 के आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए आप यहां ऋण का चिन्ह लगा देंगे।
तो -13 प्लस 5 ये इक्वल टू हो जाएगा -8। फिर देखिए -5 फिर -13, इसका मान क्या हो जाएगा? यहां देखिए समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे जोड़ना है, तो आप 13 में 5 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 18। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, बड़ी संख्या 13 है, 13 के आगे माइनस है तो यहां लगा दीजिए माइनस। चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, ये रूल आप फॉलो करिए, आसानी से प्रश्नों को आप हल कर पाए। अब इसके बाद किसी संख्या माने किसी पूर्णांक का पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये इसे समझने के बाद अब ये समझते हैं कि किसी संख्या का अनुवर्ती और अनुवर्ती, जिसे आप उत्तरवर्ती कहते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे तथा पूर्ववर्ती कैसे निकालेंगे। देखिए पूर्ववर्ती निकालना है, अगर पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है? पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालनी है तो आपको एक घटा लेना है, एक घटाना है, ठीक। और अगर अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती आपको ज्ञात करना है, अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती, तब क्या करेंगे? तो एक जोड़ना है, ठीक, एक जोड़ना है, ठीक है, एक जिसमें जोड़ना है। अब जैसे देखिए आपसे कहा जाए 5 का पूर्ववर्ती बताइए, 5 का पूर्ववर्ती, तो क्या करेंगे? पूर्ववर्ती में एक घटाना है, तो 5 में से एक घटा लेंगे, आएगा 4। -3 का अगर कहा जाए, -3 का पूर्ववर्ती, -3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? -3 का पूर्ववर्ती -3 -1। फिर देखिए अब -3 पूर्ववर्ती निकालने के लिए एक घटाना है। देखिए समान चिन्ह है, जैसा कि मैंने बताया समान चिन्ह है तो जोड़ देना है, 3 1 4। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो 3 बड़ी संख्या है, माइनस है इसके आगे, तो यहां माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 का पूर्ववर्ती -4, ठीक ना। ऐसे जैसे कहा गया -10 का पूर्ववर्ती बताइए, -10 का पूर्ववर्ती, तो क्या हो जाएगा? -10 -1। माने इसमें देख लीजिए -10 -1, ये समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे जुड़ता है, तो 10 1 11। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, 10 बड़ा है, 10 के आगे ऋण है तो यहाँ ऋण लगा दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको अनुवर्ती निकालना है तो अनुवर्ती में जोड़ना है, जैसे 5 का अनुवर्ती, 5 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 5 के अनुवर्ती संख्या एक जोड़ देना है, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6। ऐसे -10 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? -10 का अनुवर्ती संख्या, तो -10 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? -10 में एक जोड़ दे। जब अनुवर्ती या उत्तरवर्ती निकालना हो उसमें आप एक जोड़ देंगे, और पूर्ववर्ती संख्या जब बतानी हो तो उसमें से आप एक घटा लेंगे। यहां देखिए -10 का अनुवर्ती -10 + 1। अब इसका मान क्या आएगा? देखिए यहां माइनस है, यहां प्लस है, विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो माने घटाना है। यहां देखिए विपरीत चिन्ह है तो घटाना है, तो 10 में से एक निकाल लेंगे तो 9 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, तो बड़ी संख्या इसमें 10 है, 10 के आगे ऋण है तो यहाँ ऋण 9 कर लेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको पूर्ववर्ती निकालना है तो एक घटा लेना, अनुवर्ती निकालना या उत्तरवर्ती निकालना एक जोड़ लेना है। अगर यहाँ समान चिन्हों का गुणा रहेगा तो धन आ जाएगा, विपरीत चिन्हों का गुणा रहेगा तो ऋण आएगा। जैसे धन गुणे ऋण, विपरीत है तो ऋण, ऋण गुणे धन, विपरीत है तो ऋण, धन गुणे धन, समान है तो धन। और विपरीत चिन्ह होने पे घटाना है, समान चिन्ह होने पे जोड़ना है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे घटाया जाता है। तो संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं, चलिए यहां समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है
कि 8 से 5 को घटाइए। बड़ा आसान तरीका है, आप बड़े सरल तरीके से इसको समझ पाएंगे। बस ध्यान से देखते रहिए कि संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को कैसे घटाया जाता है। 8 में से 5 घटाना है। 8 में से 5 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 माइनस प्लस 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यदि इसे आपको घटाना है तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए। ये हो गई आपकी संख्या रेखा। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे आप समझेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आप आगे बढ़ा ले जाइए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे आप। अब यहां आपको 8 में से 5 घटाना है, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो माइनस के बाद वाली संख्या है उसे आप पहले पकड़ लीजिए। ये हो गया आपका +5। +5 कहां है? यहां देखिए मिल गया। इसमें आपको 2 चीजें देखना है, कितनी इकाई आप खिसक रहे हैं, कितनी इकाई आप आगे या पीछे बढ़ रहे हैं, वो भी किस दिशा में, दाहिनी तरफ कि बाईं तरफ। देखिए कितना इकाई, ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। कितना इकाई आप इसे खाना समझ सकते हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, वही इकाई। कितना इकाई और किस तरफ, कितना इकाई और किस तरफ, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए कितना इकाई, इसमें आप ये खाना आप गिन लेंगे, किस तरफ। अब इसके लिए अगर जो संख्या आप ले रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, उसके अगर दाहिनी तरफ चलेंगे, दाहिने तरफ याद रखिएगा, दाहिने तरफ हमको प्लस लेना है और बाईं ओर क्या लेना है, बाईं ओर, बाईं तरफ बाईं ओर माइनस लेना है। बस ये याद रखिए। जैसे 8 में से 5 घटाना है, 8 में से 5 घटाना आपको, तो पहले आप 5 चुन लीजिए, जितना आपको घटाना है 5 देख लीजिए, 5 मिल गया। अब आपको +8 की तरफ चलना है। इधर +8 तो मिलेगा नहीं, मिलेगा उधर ही। ये देख लीजिए आ गए आप +8 पर। पहले गिन लीजिए कितना इकाई आप बढ़े हैं, 1 2 3। किस तरफ गए हैं, दाहिनी तरफ। तो दाहिनी तरफ, दाहिनी ओर माने दाहिने ओर, दाहिने ओर कितना इकाई, 1 2 3, दाहिने ओर 3 इकाई। अब यहां देख लीजिए दाहिनी तरफ प्लस लेना है, किसका आंसर आ जाएगा 8 माइनस +5 इज इक्वल टू +3। माने 8 में से 5 निकालेंगे 3 आएगा। संख्या रेखा की सहायता से कैसे हल करेंगे वो एक चीज है। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से आ गया कि आप बताइए -5 और -3 ऐसे, -5 और -3 माने इसको आप +3 ऐसे कर सकते हैं। इसका मान आपको बताना हुआ कितना। चलिए संख्या रेखा बना लीजिए। यहां देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे बढ़ा लीजिए आप 9, फिर ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे आप आगे। तो हमने आपको बताया कि पहले इधर जितना घटा रहे हैं आप पहले वो ले लीजिए। ये हो गया आपका +3, ठीक। अब आपको किस तरफ जाना है कि आपको -5 मिल जाए। -5 इधर मिलेगा नहीं, इधर ही आपको आना है, तो इधर आ जाइए। ये देख लीजिए, ये आप पहुंच गए -5। कितना इकाई आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इकाई आए हैं किस तरफ, बाईं तरफ। 8 इकाई बाईं ओर, ठीक। 8 इकाई बाईं ओर जब आएंगे तो निगेटिव लेंगे, तो यहां हो जाएगा -8। इसका आंसर आ जाएगा -8। वैसे भी आप देख सकते हैं कि -5 धन गुणे ऋण ऋण -3 समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह -8।
बराबर चिन्ह बराबर होने पे किसी का भी चिन्ह आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। पूर्णांकों का योग और अंतर के लिए अगर समान चिन्हों का गुणा है तो धन आएगा, विपरीत चिन्हों का गुणा है तो ऋण आएगा। और जोड़ने घटाने के लिए विपरीत चिन्ह होने पे घटाना है, समान चिन्ह होने पे जोड़ना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। और किसी पूर्णांक का पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती उत्तरवर्ती ज्ञात करना अगर हो, पूर्ववर्ती के लिए एक घटा लेना है, अनुवर्ती उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ना है। और संख्या रेखा की सहायता से अगर पूर्णांकों को घटाना है तो आपको देखना है कि कितना इकाई किस तरफ, मतलब दाहिने तरफ जाएंगे तो आपको प्लस लेना है, बाईं ओर आएंगे तो माइनस लेना है। तो चलिए देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। पहले प्रश्न में कह रहे हैं कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगाया गया है, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। आपको इसमें से इसे देख करके एक तर्क लगाना है, एक नियम बनाना है। उसी नियम के तहत इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी इसे आपको भरना है। तो यहां देख लीजिए, यहां से शुरू करते हैं। पहले 9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 30 है। ठीक, आपको देखना है इसमें यानी किस तर्क के आधार पर ये लिखा गया है। ध्यान देखिए, 9 3 12, 12 6 18, 18 12 30। यहां देख लीजिए, 3 दूना 6, फिर 6 का दूना 12, तो 12 का दूना 24 हो जाएगा। 12 का दूना 24, तो 30 में अगर 24 जोड़ देंगे तो क्या आएगा। 30 में अगर 24 जोड़ देंगे तो 54 आएगा। तो यहां क्या भरा जाएगा, 54। इसका आंसर हो जाएगा 54, आंसर 54। समझ में आया ना। तो इसमें सबसे पहले आपको तर्क देखना है, माने नियम देखना है किस नियम के तहत है। तो जैसे 9 से 12 3 का अंतर, 12 से 18 6 का अंतर, 18 से 30 12 का अंतर, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, ऐसे डबल डबल माने जितना है उसका डबल उसमें जोड़ देंगे तो आगे वाली मिले। जैसे 3 का डबल है माने देखिए 9 है, 9 में 3 जोड़ दिया आपने तो 12 आ गया। तो 3 का डबल 6 हुआ, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 6 का डबल 12 हुआ, 18 में 12 जोड़ देंगे 30, तो 12 का डबल 24 हुआ, 30 में 24 जोड़ देंगे तो 54। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती बताओ। जैसा कि मैंने अभी बताया, पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए आपको दी गई संख्या में से एक घटा लेना है। तो आपको 6 का पूर्ववर्ती अगर निकालना है तो 6 में से एक घटा लीजिए, 5 आ जाएगा। -4 का पूर्ववर्ती निकालना है तो -4 में से -1 घटाइए, समान चिन्ह है जुड़ जाएगा। बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे माइनस है तो यहाँ -1। एक चीज याद रखिएगा, 4 बड़ी संख्या है 1 से, लेकिन -4 अगर बात की जाएगी तो -4 -1 से छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पूर्ववर्ती निकाल सकते हैं, माने दी गई संख्या में से एक घटा लीजिए। प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न 3 में कह रहे हैं कि खाली स्थान में बड़ा अथवा छोटा का चिन्ह भरिए। तो यहां देखिए पहले प्रश्न को और देखते हैं यहाँ कौन सा चिन्ह भरा जाएगा। इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 धन गुणे ऋण, ऋण 6। तो ये समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा। 6 3 9, बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे ऋण है तो ऋण 9 हो जाएगा। और यहां देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, ऋण ऋण धन हो जाएगा। 6 में से अब विपरीत चिन्ह है, घटेगा, 6 में से 3 आएगा 3, 6 बड़ा है, इसमें 6 के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा, +3 -9। इसमें बड़ा कौन सा है, धनात्मक संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं ऋणात्मक संख्याओं से, तो ये 3 जो है बड़ा हो जाएगा, इसमें ये वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक, फिर ऐसे इसमें देखते हैं -21 -8 -21, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -21 ऋण ऋण धन, ये 21 हो जाएगा। विपरीत चिन्ह है, घटेगा, 21 में से 21 जाएगा 0। और यहां देखिए इसको आप लिख सकते हैं -21 धन गुणे ऋण ऋण, ऋण 21 हो जाएगा। समान चिन्ह है, जुड़ेगा, 21 दूना 42,
बराबर है दोनों संख्या, कोई भी चिन्ह लगा दीजिए। -42 हो गया 0, बड़ी संख्या इसमें से कौन है? 0 है -42। देखिए शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, तो ये शून्य जो है सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, जिसमें आप बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से आप इसका प्रश्न संख्या 3 का ग भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में करें खाली जगह भरिए। यहां देखिए 13, 11, 9, 7। अब पहले इसमें देख लीजिए किस नियम के तहत ये यहां भरा गया है। उसी नियम की सहायता से उसी तरह की सहायता से आपको यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या भरनी है। तो चलिए पहले यहां देख लेते हैं क्या हुआ। 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13। एक निश्चित संख्या जोड़ करके आगे वाली संख्या पाई गई। इसमें देखिए 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27, तो इसका मतलब 27 में 20 जोड़ेंगे तो ये खाली वाले स्थान पे संख्या आएगी। तो 27 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 47। तो देख लीजिए क्या इसी नियम के तहत ये वाला मिल रहा है। तो 47 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 67। तो ये है, इसका मतलब फाइनल है, यहाँ पे 47 भरा जाएगा 47। तो यहाँ 7 है, 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 20 जोड़ेंगे तो 67 माने 67 आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अभ्यास 3C के प्रश्न 5 को। प्रश्न 5 में करें उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए, इसे अनुवर्ती भी आप कहते हो। तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 1 जोड़ देना है। तो ये दी गई संख्या 7 है, तो 7 का अनुवर्ती अगर उत्तरवर्ती निकालना है तो 7 में 1 जोड़ दीजिए, 8 मिल जाएगा। -5 का निकालना है उत्तरवर्ती अनुवर्ती, 1 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा? विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। बड़ी संख्या 5 है, 5 के आगे ऋण है तो यहाँ -4। ठीक, तो यहाँ -5 + 1 ये -4, ये इसका हो जाएगा -5 का उत्तरवर्ती। इसी तरीके से अन्य प्रश्न को भी आप हल कर लेंगे। प्रश्न 6 में करा कि किसी स्थान पर दोपहर में जो तापमान था, दोपहर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक माने दोपहर में तापमान कितना हो गया? दोपहर में तापमान था +19 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर कह रहे हैं कि अर्धरात्रि को 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम ताप हो जाता है। मतलब दोपहर में 0 से 19 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और अर्धरात्रि में 2 डिग्री सेल्सियस 0 से कम हो जाता है। 0 से कम इसलिए हो जाएगा माने अर्धरात्रि का क्या हो जाएगा? अर्धरात्रि का तापमान, अर्धरात्रि का तापमान हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। तो ताप में परिवर्तन क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तन हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस -19 डिग्री सेल्सियस। तो समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा। 19 2 21 डिग्री सेल्सियस, 19 बड़ी संख्या उसके आगे ऋण है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, -21 डिग्री सेल्सियस आपका परिवर्तन हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। कह रहे हैं कि प्लेटो का जन्म, प्रश्न 7 में कह रहे हैं कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और 348 ईसा पूर्व में वो दिवंगत हो गए, मान उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए कितने वर्षों तक वे जीवित रहे? तो जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई माने दिवंगत हुए 348 ईसा पूर्व में। तो कितने दिनों तक जीवित रहे? इसमें से इसको आप घटा ली तो जीवित वर्षों की संख्या हो जाएगी, जीवित वर्षों
की संख्या, माने कितने वर्ष तक वो जीवित रहे, 429 में से 348 घटा लीजिए, क्या आएगा, 9 में से 8 निकल जाएगा 1, 12 में से 4 निकल जाएगा 8 और 3 यहां बचेगा, 3 से 3 माने 81 वर्ष, 81 वर्ष तक वो जीवित रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में कह रहे हैं कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला जो बिंदु है वो 11,600 मीटर नीचे है। मान लीजिए अगर ये समुद्र तल है तो अधिकतम गहराई वाला जो पॉइंट है वो 11,600 मीटर नीचे है। ये देखिए यहां मान लीजिए है, ये समुद्र तल है और समुद्र तल से ही अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी जो कि 8,846 मीटर ऊंचा है, माने यहां जो पर्वत चोटी है वो 8,846 मीटर ऊंचा है। तो फिर कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई क्या होगी, माने यहां से इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक, यहां से इसकी ऊंचाई, तो यहां से इसकी ऊंचाई लेना है तो दोनों डिस्टेंस आप जोड़ लीजिए, यहां से यहां तक तो हो जाएगा गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई, गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जोड़ लीजिए, 11,600 में 8,846 जोड़ लीजिए, क्या आएगा, 6 4 8 6 14, 8 1 9 1 10, 1 1 2, ठीक, 20,446 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 3C के प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि आपके ये समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।